हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल SICT एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज थोड़ा टॉपिक हम हट कर लेकर आए हैं। इसी तरीके के टॉपिक हम पहले भी लेकर आते रहे हैं, आज भी लेकर आए हैं इस आशा के साथ कि एक विश्लेषण है, समसामयिक मुद्दों पर एक टॉपिक है उन लोगों के लिए जो ये मुद्दे, सामसामयिक मुद्दे, जो भी जितने भी मुद्दे हैं उन पर कहीं जानकारी रखना चाहते हैं या जानकारी पाना चाहते हैं, तो उस पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आशा है आपको पसंद आएगी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अभी चारों तरफ एक ही चीज़ सुनाई दे रही है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देगा, यानी क्या चाइना इस कदर मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह में जुटा हुआ है, इस तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, सब इस प्रकार से अपने आप को शो कर रहा है कि क्या चाइना अब पूरी तरीके से गिरफ्त में ले रहा है ताइवान को। क्या एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्या ताइवान पूरी तरीके से चाइना के गिरफ्त में फंस चुका है। क्यों ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका का इतिहास रहा है कि जिन जिन देशों को अमेरिका ने आगे बढ़ाया, उकसाया कि आप लड़िए, हम पीछे से हैं, हम साथ देंगे, लेकिन वहाँ पर अमेरिका ने साथ बाद में नहीं दिया। और ताज़ा उदाहरण उसका अफ़गानिस्तान है। पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद कहीं ना कहीं बीच में छोड़कर अमेरिका चला गया, और आज भी देख रहे हैं कि किस हालात में अफ़गानिस्तान, भारत का पड़ोसी देश, किस हालात में है। यानी कहने का मतलब मार काट से लेकर इकोनॉमी के क्षेत्र में, मतलब हर फील्ड में अगर हम कहें तो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान तहस नहस होने के कगार पर जो है बैठा हुआ है। और जिस तालिबान को खदेड़ने के लिए अमेरिका इतनी दूर से इतने बड़े डाटाबेस लेकर आया था, आज वही तालिबान कब्जा किए हुए बैठा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो भी समस्या रही है, अमेरिका के बादशाहत कायम करने की जो एक इच्छा रही है हमेशा, कहीं ना कहीं अमेरिका इस, जैसा कि आप जानते हैं, रूस उसका कंपटीटर हमेशा से उसको धमकियां देता आता रहता है, उसके साथ कंपटीशन करता आता रहता है, चाहे मिलिट्री के क्षेत्र में हो, वेपन्स के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो। इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रूस जो है पूरी तरीके से बराबरी करने की कोशिश करता है, और ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो है रूस। और आप जानते हैं, इमर्जिंग विश्व शक्ति, महाशक्ति के बनने की फील्ड में चाइना आगे है। चाइना भी इसी ओर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं अमेरिका रूस के बाद चाइना वो स्थान ग्रहण करे। इन ध्रुवीय समीकरण में कहीं ना कहीं तीसरा देश जो होता है वो पीछे रह जाता है। एक चीज़ और हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका, चाइना महाशक्तियाँ हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में, रूस भी इकोनॉमी के क्षेत्र में महाशक्ति है, लेकिन चाइना ने भारत के पड़ोसी देशों, चाहे आपका पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, सबको एक प्रकार से कर्ज देकर अपने कब्जे में लेकर ये चीज़ अपने आधिपत्य को जो है और भारत को घेरने की हमेशा कोशिश में रहता है। आप जानते हैं, हर चीज़ का एक सामरिक महत्व होता है। उन सामरिक महत्व के चीज़ों पर चाइना ये चाहता है कि हमारी बादशाहत कायम रहे। आए दिन आप देखते हैं कि बहुत ढेर सारी बातें ऐसी होती रहती हैं कि चाइना धमकियां देता रहता है भारत को कि आप, मतलब ये दिखाने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं चाइना बहुत आगे है। फिलहाल आगे है, हम कह भी सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन भारत भी इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि चाइना को हम टक्कर दे रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। और कई देश ऐसे भी हैं जो कि भारत के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। तो आइए आज के मुद्दे पर हम आते हैं, जो भी फिलहाल आज का हम टॉपिक लिए हुए हैं। चाइना और ताइवान की एक पूरी हिस्ट्री के साथ हम उपलब्ध हैं। आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा है कि जो चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। तो पहले इस इतिहास को हम देखेंगे, जो है ताज़ा जो अभी घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में जानते हैं यहाँ नैन्सी पेलोसी, संसद के लोअर हाउस की स्पीकर है अमेरिका की, उनका विजिट हुआ। चाइना के मना करने के बावजूद चाइना ने धमकी दी थी कि अगर इनका विजिट हुआ ताइवान में तो हम आक्रमण करेंगे या चाइना उसका जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई का जो मेन बातें हैं वो इतिहास में छुपी हुई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर में
मेन चीज़ें क्या हैं। 17वीं सदी में किंग डायनेस्टी का राज था जो है, और 17वीं सदी में जब किंग डायनेस्टी का राज था तो हुआ क्या कि चाइना और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ जब 17वीं सदी में। तो वहाँ पर जो है चाइना में युद्ध हुआ, और चाइना के हारने के बाद ताइवान जो है जापान के पास चला गया था। क्यों? क्योंकि उसमें चाइना हार गया था। अब फिर हुआ क्या कि सेकंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं जैसा कि अमेरिका के द्वारा जापान पर बम गिराने के बाद, परमाणु युद्ध करने के बाद जो है जापान को घुटने टेकने पड़े थे। और जब जापान सेकंड वर्ल्ड वार में हार गया, उस कंडीशन में क्या हुआ कि अमेरिका जो है ताइवान जो है वो फिर से चीन के पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जापान वहाँ पर हार गया था, तो छीन लिया एक प्रकार से कहा जाए पूरी तरीके से। जब जापान घुटने टेक दिया था तो ताइवान को दोबारा से चीन जो है फिर से वापस ले लिया। हुआ क्या कि 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में चुनाव हुए थे चाइना में। दो पार्टियां थी वहाँ पर, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। चूँकि आप जानते हैं आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा चाइना में है। तो दोनों पार्टियों में चुनाव हुए और कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर जीत गई। और हुआ क्या कि वो जो नेशनलिस्ट पार्टी के नेता थे काइसेक जो है वो भागकर ताइवान में शरण लिए, और वहाँ पर न केवल उन्होंने शरण लिया बल्कि कई दशकों तक उन्होंने एक राज किया, पूरी तरीके से ताइवान को चलाया। और हुआ क्या कि ताइवान को कई दशकों तक राज किया, और उसके बाद फिर ये शुरू हुआ मेन विवाद चाइना और ताइवान के बीच का। अब हुआ क्या, एक मुद्दे पर यहाँ पर मोड़ देख लेते हैं कि ताइवान के पीछे आखिर पड़ा क्यों है। छोटा सा देश है, छोटी सी इकोनॉमी है, थोड़े से तो लोग हैं वहाँ पर, तो ऐसा क्या है कि चाइना वहाँ पर पीछे पड़ा हुआ पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं चाइना के ताइवान को कब्जे में लेने के पीछे बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। आप जानते हैं कि जो साउथ चाइना सी है, प्रशांत महासागर में भी चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इन सब जगहों पर कई डाटा बेस बना लिया है चाइना ने, और अपने मिलिट्री बेसिस को के द्वारा चाइना ये चाहता है कि इन सब जगहों पर हमारा कब्जा हो। क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व का कई % व्यापार इन रूट से होता है, न केवल रूट से होता है बल्कि भविष्य में अगर कभी लड़ाई होती है तो चाइना को इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब जगहों की आवश्यकता पड़ेगी। जो साउथ चाइना सी है, प्रशांत महासागर है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसी सामरिक महत्व को देखते हुए चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। जब से उसके जो भी बंदरगाह हैं या जो भी उसकी ज़मीन है वो चाइना के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जब चाइना कहीं ना कहीं ताइवान पर अगर कब्जा कर लेगा तो उसको आगे सामरिक रूप से काफ़ी आसान हो जाएगा दूसरों पर हमला करना, दूसरे के व्यापार में इंटरप्ट करना, वहाँ से व्यापार आगे बढ़ाना। इन सब चीज़ों पर चाइना आगे अपनी चीज़ों को बढ़ा पाएगा। इसीलिए परेशान है चाइना। कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये चाहता है कि अपनी बात कायम रहे। अब आप सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी ताइवान चली गई, ये हमें मंजूर नहीं था। अब आप बताइए, एक देश का राष्ट्रपति होते हुए ये कहे कि कोई उसका स्पीकर या कोई सांसद किसी अन्य देश की यात्रा कर ले रहा है और राष्ट्रपति को ये पता नहीं था या उन्हें अच्छा नहीं लगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। चाइना उसी का उत्तर दे रहा है, काउंटर कर रहा है कि एक ऐसे हो सकता है कि आपके जो स्पीकर हैं वो यहाँ तक चले आएँ और आपको पता ना हो, ये संभव है नहीं कि राष्ट्रपति के लिए। और वो भी जब वहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही होते हों, ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री होते हों या कोई और होता, उनसे सिग्नेचर करा लिया गया, उनको जवाब जानकारी में दिया गया, बाकी राष्ट्रपति को जानकारी नहीं दी गई। जैसे हमारे यहाँ है कि चूँकि संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रमुख नहीं है, प्रमुख है, लेकिन उसके जो कार्य करने की कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सूचना जरूर देते हैं राष्ट्रपति को हर चीज़ों का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति से हर चीज़ पूछकर करे प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं था, अमेरिका में तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ही है। अब राष्ट्रपति ही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति के हाथ सर्वसर्वा हैं तो उस कंडीशन में कैसे राष्ट्रपति को पता नहीं रहा होगा चीज़ें। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि चाइना और ताइवान का युद्ध अब आगे देखना होगा कि कहाँ तक पहुँचता है।
इस पर एक समसामयिक मुद्दों पर में वीडियोस और आपके लिए लेकर आएंगे। आशा है वीडियो ज़रूर आपके लिए पसंद आएगी। अगर हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसी तरीके की वीडियोस हम आगे भी लेकर आते रहें। धन्यवाद।